बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर्स सेशन के अंदर आपका वेलकम है। और 5 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, तो देखेंगे हमारे पास कौन से नेशनल और इंटरनेशनल जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी बिलावल के डेलीगेशन की कि भाई वो जो है वो क्या कर रहा है। लास्ट हमने देखा था कि वो वाशिंगटन मूव किया उन्होंने न्यूयॉर्क से, और वहाँ पे उनकी कुछ मीटिंग्स हुई हैं। तो अब वाशिंगटन के अंदर ही जो है वो कांग्रेसमैन के मेंबर से कुछ मुलाकातें हुई हैं, इसको डिस्कस करेंगे। ये जो पिक्चर आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आईएमएफ जो है, आपको पता है कि पाकिस्तान का इस टाइम पे बजट बनने जा रहा है, और आईएमएफ फुल टाइम जो है पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है कि भाई अगर मेरी बातें ना मानी तो एक्चुअली में मैं आपकी जो है वो जो किस्त है अगली वो रोक लूंगा। ठीक है, तो कह रहे हैं भाई स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कि हम मुकम्मल तौर पे सख्ती से तामील चाहते हैं, वो जो हमने कहा। ठीक है, यानी कि जाहिर बात है वो हुक्म देते हैं और हमें तामील करनी पड़ती है। तो देखेंगे वो क्या क्या मजीद कह रहे हैं कि क्या क्या मानना आपको, अदरवाइज जो है वो हम आपको नेक्स्ट जो किस्त है वो रिलीज नहीं करेंगे, आपके बजट को हम पास नहीं करेंगे, कम से कम आपकी असम्बली पास कर ले। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी, पाकिस्तान जो है वो अपॉइंट हुआ है यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो काउंटर टेररिज्म कमेटी का जो है वो चेयर मुंतखब हुआ है, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्यूटन और ट्रम्प साहब की कॉल हुई है, जिसमें प्यूटन ने जो है वो ये कहा है कि हम जो ईरान है और ईरान और आपकी जो डील चल रही है न्यूक्लियर डील, उसमें हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम बदला भी लेंगे जो यूक्रेन ने किया, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी, ट्रम्प जो है उन्होंने क्या किया जी, जो ट्रेवल बैन है वो मजीद 12 मुल्कों के ऊपर लगा दिया, और 12 मुल्कों को मुकम्मल तौर पर उनके वीजे बंद कर दिए कि भाई ये मुल्क जो है वो इनको अलाउ नहीं होगा, और कुछ के ऊपर पार्शल जो है वो पाबंदी भी लगाई है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूएस जो है उसने एक बार फिर से वीटो कर दिया है गजा की सीज फायर को, कि जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन पेश की गई थी उसको दोबारा से उसने वीटो कर दिया। और लास्ट में हम बात करेंगे कि इसराइल की जो आर्म सेल है वो रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है चौथे साल भी, इस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। और जिसमें हम देख रहे हैं कि भाई 14.8 बिलियन जो है वो 2000 डॉलर्स जो है, ठीक है, 14.8 बिलियन डॉलर्स जो है 2024 की सेल रही है इसराइल की। मुसलसल 4 सालों से ऊपर जा रहा है, और उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या बताया जा रहा है कि भाई वो जो वॉर में है तो लाइव डेमोज दिए जा रहे हैं कि भाई आप देखें हम किस तरह से अपने वेपन्स को यूज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है जी बिलावल साहब, और इनका जो डेलीगेशन है उसकी बात करते हैं कि भाई ये जो डेलीगेशन है क्या कर रहा है। तो बिलावल लीड टीम स्ट्रेसेस नीड टू पाक इंडिया डायलॉग इन मीटिंग विद यूएस कांग्रेसमैन मेंबर्स, कि हम देख रहे हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एक दूसरे को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि भाई ये सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों साइड से। तो बिलावल साहब भी जो है वो एक्टिव हैं, और फिलहाल तो ये हमारे जो है वो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका रोल इस टाइम पे प्ले कर रहे हैं, क्योंकि सागडार साहब है वैसे तो फॉरेन मिनिस्टर, आपको पता है, लेकिन उनका कोई एक्टिव रोल है नहीं, ना ही उन्हें डिप्लोमेसी का उस तरह से आइडिया है। लेकिन बिलावल जो है वो भी जो है वो डिप्लोमेट नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं। तो ये वाशिंगटन में मौजूद हैं, और वाशिंगटन में इन्होंने जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो सेनेट के मेंबर्स हैं और उनके जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं उनसे मुलाकातें की हैं, और वहां पे दोबारा से जो है वो कश्मीर डिस्प्यूट की बात की और बाकी मामलात की जो है वो बात की है। थोड़ा सा मैं सेटिंग चेंज कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स का ये कहना है कि भाई वो पीछे फिर नोट्स नहीं बना सकते अगर मैं आगे खड़ा होता हूँ, तो इसलिए जो है वो आप लोग नोट्स बनाएं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो हाई लेवल डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं वॉशिंगटन के अंदर, ठीक है। और उन्होंने जो यूएस के लॉ मेकर्स हैं, ठीक है, जो कानून साज हैं, जो बेसिकली इन असम्बलीज के अंदर मौजूद हैं, उनसे बातचीत की है, डायलॉग किया उनसे, पाकिस्तान और इंडिया की, और कश्मीर इशू को दोबारा से उठाया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ये मामलात ना होते, यानी जो पाकिस्तान और इंडिया का जो स्टैंड ऑफ रहा है, ठीक है, अगर ये ना होता तो फिर शायद कि कश्मीर का इशू इस तरह से हाईलाइट भी ना होता, कि दोबारा से जो है वो कांग्रेसमैन के पास अगर पहुंच गया, वहां पे उन्हें भी आइडिया हो रहा है कि भाई क्या हो रहा है। तो बिलावल ने बताया कि भाई जो लास्टिंग पीस है साउथ एशिया के अंदर वो डिपेंड करता है डिप्लोमेसी के ऊपर, ठीक है, बाहमी बातचीत के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है वॉर के थ्रू कोई मसाइल जो है उनका हल ढूंढे। और म्यूचुअल रिस्ट्रेंट की बात की कि दोनों साइड से तहम्मुल की जरूरत है, और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको जो है वो यूनिलैटरली हल करने के बजाय बायलैटरली हल करने के ऊपर बिलावल ने जो है वो जोर दिया कि दोनों तरफ से जो है बातचीत हो। और इंडिया का जो एग्रेशन है, बेजा एग्रेशन, उसके ऊपर ही बातचीत की, भाई बेजा एग्रेशन की जो है जरूरत नहीं है, हमें मिलजुल के बातचीत करनी है।
और ये बताया कि इंडिया जो है वो रिफ्यूज कर रहा है मीटिंग को, एंगेजमेंट को, यानी इंडिया हमसे एंगेज नहीं होना चाहता, लेकिन हम भी फिर भी चाहते हैं कि हम एंगेज हों। और हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका भी यानी जिक्र किया कि भाई उसने यूनिलैटरली सस्पेंड कर दी है। और साथ में ट्रम्प साहब के रोल को भी जो है वो सराहा, वॉशिंगटन में कांग्रेसमैन के साथ मुलाकातों में कि उन्होंने डी एस्केलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया है। कांग्रेशनल सपोर्ट एंड ग्लोबल आउटरीच एफर्ट, तो अब जो कांग्रेस के जिन मेंबर से मिले हैं अल्टीमेटली उन्होंने अपनी सपोर्ट का इजहार किया, या एटलीस्ट अगर नहीं भी किया तो उन तक एक इशू पहुंच चुका है कि हाँ भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो क्या मामला चले हुए हैं। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है इसके ऊपर ही बातचीत की गई है। और यहाँ पे दो जो है वो लॉ मेकर्स जो हैं बेसिकली खास करके जो उनके सेनेट के हैं उनसे भी मुलाकात हुई है, और बाकी जो है उनके कांग्रेस के मेंबर्स हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। इससे पहले आपको पता है वो न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद थे जहाँ पे उन्होंने यूएन के हेडक्वार्टर के अंदर जो है मुख्तलिफ मीटिंग्स की हैं। इसके बाद उन्होंने लंदन जाना है, ब्रसल्स जाना है, और वहाँ पे भी सेम जो है मुलाकातें करेंगे। तो पाकिस्तान के लिहाज से हम ये कह रहे हैं कि अच्छी डिप्लोमेसी हम ये देख रहे हैं कम से कम किसी फ्रंट के ऊपर जो है वो हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये इनका ट्वीट भी मौजूद है और जिसमें इन्होंने पिक्चर्स वगैरह शेयर की भी हैं कि हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। तो अच्छी बात है कि कम से कम कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो लिया जा रहा है इंटरनेशनल फ्रंट्स के ऊपर, और डिप्लोमेसी जो है पाकिस्तान के फेवर में हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आईएमएफ जो है वो क्या चाह रहा है पाकिस्तान से जी। आईएमएफ पाकिस्तान से स्ट्रिक्ट कंप्लायंस चाह रहा है बजट के हवाले से, कि मुकम्मल तामील चाहता है वो। ठीक है, यानी जो उसने कहा हुआ है कि भाई आपने सब्सिडीज खत्म करनी है, सूबों के डेवलपमेंट बजट्स को खत्म करना है, ड्यूअल मिनिस्ट्रीज को खत्म करना है, तो बहुत सारी चीजों की एक लंबी लिस्ट है जो कि सालों से पाकिस्तान फॉलो कर रहा है। तो वही कहा गया कि अगर आपको हमारा कर्ज चाहिए तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो बजट के हवाले से आईएमएफ ने जो है वो बताया है कि भाई अगर आप ये चाहते हैं तो की डिमांड्स को मानना पड़ेगा, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल डिमांड है वो क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। और वो भी वो कह रहे हैं कि भाई आपने सितंबर 2025 तक इसको हर हाल में करना है, इस बजट के अंदर आपने रखना है, और सितंबर से इसकी कलेक्शन स्टार्ट करनी है जो एग्रीकल्चर टैक्स है इसके ऊपर। और जाहिर बात है एग्रीकल्चर टैक्स एक मुश्किल कदम है। उसका जो रीजन है, देखिए एग्रीकल्चर के अंदर जो इस टाइम पे फैमिलीज हैं, ठीक है, वो फैमिलीज कहाँ पे हैं, वो फैमिलीज बेसिकली इस टाइम पे सबलीज के अंदर मौजूद हैं। तो वो खुद तो कभी नहीं चाहेंगी कि उनके ऊपर टैक्स हो। इसी तरह से प्रोविंशियल बजट में जो डेवलपमेंट बजट है उसकी कटौती की बात हुई है इनकी। ठीक है जी, टैक्स कलेक्शन जो है उसकी उन्होंने बातचीत की है, और ये बताया कि भाई आप जो प्रोविंसेस को जो डेवलपमेंट फंड दे रहे हैं वो 850 से ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। अगर ऐसा हुआ तो हम आपको आपकी किस्त रोकेंगे, आपको इसे कम करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी एग्रीड लिमिट जो है वो 850 बिलियन जो है वो डेवलपमेंट फंड की है। और साथ में उन्होंने कहा कि टाइटर जो कंट्रोल है, सख्त किस्म का कंट्रोल आपको रखना होगा स्पेंडिंग्स के ऊपर, ताकि जो है वो आप सिक्योर कर सकें। ठीक है, इसके साथ साथ आईएमएफ ने ये भी रिजेक्ट किया कि भाई पाकिस्तान जो है जो कोशिश कर रहा है कि सरप्लस जो पावर है उसको मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर देगा, जो पाकिस्तान की ज्यादा जो बिजली बच रही है उसको सस्ते दामों बेचता चाह रहा है। तो ये भी आईएमएफ ने ना कर दी कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, इससे छोटे जो बिजनेसमैन है उनको भी नुकसान होगा और ये अनफेयर एडवांटेज होगा न्यू इंडस्ट्रीज का, यानी वो भी उसने अलाउ नहीं किया। ठीक है, अच्छा, फंड जो है इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो सब्सिडीज वगैरह और ये जो बॉर्डर रिफॉर्म्स है उसकी बात भी की गई है। आईएमएफ ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है वो एलिमिनेट करे प्रोविंशियल एनर्जी सब्सिडीज को, यानी सूबों के अंदर जो दी जा रही है, खास करके यहाँ पे पंजाब की बात की गई है क्योंकि पंजाब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दी जा रही है, आपको पता है। तो उसमें कहा जा रहा है कि भाई आपने जो सब्सिडी दी है वो खत्म करनी है, जॉइंट स्ट्रेटेजीज बनाए कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी और गैस की चोरी को रोका जाएगा, स्मगलिंग को कैसे रोका जाएगा, टैक्स एवियन को कैसे रोका जाएगा। और पंजाब को ये बात कही है कि भाई ये जो आप सब्सिडीज दे रहे हैं एनर्जी के ऊपर ये नेक्स्ट बजट से नहीं चलेंगी। ठीक है, इसकी हम आपको इजाजत नहीं देंगे, और आप तो अभी मजीद जो प्लान कर रहे हैं चीप इलेक्ट्रिसिटी देने की वो भी हम आपकी नहीं मानेंगे। साथ में जो क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई जो आप 200 मेगावाट 2000 मेगावाट जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी लगाना चाहते हैं उसके भी आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि आप वो लगा दें, उसके अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके अंदर भी आपको जो है वो फेयर प्राइस जो है वो देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स जो हैं जो ड्यूल हैं, जैसे अब एजुकेशन का है उसको या बाकी जो है उनको ड्यूअलिटी को खत्म करना है आपने। एफबीआर का जो टारगेट रखा गया वो 14.2 ट्रिलियन रुपीज रखा गया है। ठीक है, 14.2 ट्रिलियन रुपीज कि आपने ये जमा करने हैं टैक्स कलेक्शन के, जो कि तकरीबन ना होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर जोर दिया और रिटेलर टैक्स की बात की है। और आपको पता है रिटेलर टैक्स की जब भी बात होती है तो ताजरों की हड़ताल और इस तरह के मामला देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली ये जो है वो आईएमएफ की डिमांड्स सामने आ रही हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, पाकिस्तान अपॉइंटेड एज वाइस चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टेररिज्म कमेटी। ठीक है, दो मुख्तलिफ कमेटियों के पाकिस्तान जो है वो अपॉइंट हुआ है, एक पे वाइस चेयर और एक पे जो है वो चेयर की कुर्सी पे अपॉइंट हुआ पाकिस्तान। ठीक है, तो 4 जून को पाकिस्तान जो है वो अपॉइंट हुआ है बेसिकली यूनाइटेड नेशन की। आपको पता है 2025 जो है, यानी जो साल चल रहा है, मैं इससे ऑलरेडी पहले वीडियो बता चुका हूं कि जनवरी के अंदर पाकिस्तान की 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप जो है स्टार्ट हुई है, और ये दिसंबर जो है 2027 तक रहेगी, 2026 तक रहेगी। ठीक है जी, तो पाकिस्तान क्योंकि हर जो नॉन परमानेंट मेंबर है, 5 तो वो हैं जो परमानेंट मेंबर है आपको पता है, ठीक है, और 10 रोटेशन के ऊपर घूमते रहते हैं, टोटल 15 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो घूमते रहते हैं, और 2-2 साल उनके लिए जो है वो आती है, उनका नंबर आता है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट के ऊपर। तो पाकिस्तान जो है बेसिकली उसको एक तो यहाँ पे एक तो 2 साल के लिए वो मुंतखब हुआ हुआ ऑलरेडी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, और यहाँ पे उसको कमेटियों का भी जो है वो कुछ हेड बनाया गया, कुछ कमेटियों के अंदर भी। तो पाकिस्तान जो है उसको अपॉइंट किया गया वाइस चेयर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी में, ये याद रखिएगा। ठीक है, काउंटर टेररिज्म कमेटी के अंदर ये की बॉडी है जो कि 9/11 के जो अटैक्स हुए थे अमेरिका के अंदर, उसके बाद बनाई गई थी अंडर रेजोल्यूशन ऑफ 1373। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो 9/11 के बाद जो टेररिज्म की कमेटी बनी है यूएनएससी की, ये किस रेजोल्यूशन के अंडर बनी है। ठीक है, दूसरा ये क्या करती है जी, ये मॉनिटर करती है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को, कि कैसे हो रही है, क्या हो रही है, किस तरह की चीजों को। और पाकिस्तान को इसके साथ साथ जो है सिलेक्ट किया गया है एक और कमेटी के लिए, जो कि रेजोल्यूशन 988 की रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली है, कि ये सुपरवाइज करेगी सैंक्शंस को जो अफगान तालिबान के ऊपर लगाई गई हैं। ठीक है, ये लगाई जा रही हैं, तो उसको भी सुपरवाइज कर रहे हैं। तो 2 कमेटीज का बेसिकली पाकिस्तान को जो है वो नॉमिनेट किया गया है, और ये हाई प्रोफाइल जो है उसको माना जा रहा है कि भाई ये बेसिकली क्या है, एक हाई प्रोफाइल अपॉइंटमेंट है। ठीक है, और इसकी जो रिकग्निशन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो ग्रोइंग रोल है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर, उसको बड़ा अहमियत दी जा रही है। गो कि इसका उससे लिंक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जो न्यूज़पेपर्स हैं इससे हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि एक रोटेशनल बेस है, जो कि आपका रोटेशनली जो है वो नंबर आता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई पाकिस्तान ने कोई बहुत अच्छा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्या किया, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कुछ भी नहीं किया। तो गो कि पाकिस्तान के अंदर कैश करवाया जा रहा है इसको। तो काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो है ये कमेटी काम करेगी, तो उसके अंदर जो है कहा गया, और पाकिस्तान को इसको क्या रही जी, ये सिग्निफिकेंट जो है डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है हमारी, गो कि ये यूएन के सिस्टम का एक हिस्सा है, और उस तरह से जो है ये अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें जो लीडरशिप रोल है हम ये देख रहे हैं कि काउंटर टेररिज्म के अंदर उसमें पाकिस्तान को को चेयर बनाया गया है। ठीक है, कि भाई एक तो अगर हम देखते हैं कि को चेयर है फॉर्मल वर्किंग ग्रुप जो है उसके अंदर, यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन और वर्किंग मेथड्स के ऊपर पाकिस्तान जो है काम करेगा, और दूसरा जो है जो सैंक्शंस के ऊपर काम करेगा, पाबंदियों के ऊपर, तो इसका भी इंचार्ज पाकिस्तान को जो है बनाया गया है, इस कमेटी का भी। तो ग्रुप्स जो है वो फोकस करेंगे जो ट्रांसपेरेंसी है उसके ऊपर, एफिशिएंसी है उसके ऊपर, इफेक्टिवनेस है उसके ऊपर, जो यूनाइटेड नेशन की सैंक्शंस वगैरह लगेंगी जिन रीजंस के ऊपर, तो इन चीजों को जो है वो हैंडल करेंगे। और पाकिस्तान 8वीं बार जो है वो नॉन परमानेंट यूनाइटेड नेशन का मेंबर ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है, और जनवरी 2025 में ये इलेक्ट हुआ था, और दिसंबर 2026 तक ये रहेगा। ठीक है, और पाकिस्तान किस सीट के ऊपर हुआ था, जो एशिया की 2 सीट्स हैं, ठीक है, एशिया पैसिफिक की, उनमें से एक सीट के ऊपर पाकिस्तान जो है इसको ये सीट मिली है नॉन परमानेंट बेसिस के ऊपर। ठीक है जी, और पाकिस्तान जुलाई के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट भी बनेगा जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है। तो इससे पाकिस्तान के पास 1 महीने का कम से कम जो है वो, एक तो 2 साल का टेन्योर है नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे, कि वो अपने वोट को इस्तेमाल करे, ठीक है, किसी भी अच्छे काम के लिए, जैसे अभी गजा की सीज फायर हुई, गो के नॉन वीटो पावर अगर हो भी आपके पास तो इतना फायदा तो होता नहीं है, ये सिर्फ बराए नाम ही है चीजें सिंपली। दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबली कहीं ना कहीं, जहां पे शायद इतना कोई इम्पैक्ट ना पड़ता हो, लेकिन वहां पे काम कर सकता है, या कश्मीर या सीरिया जैसे इश्यूज को जो है, या गजा जैसे इश्यूज को हाईलाइट जरूर कर सकता है, हम ये जरूर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो परमानेंट मिशन है पाकिस्तान का यूएन के अंदर, उसका ट्वीट भी मौजूद है कि भाई 4 जून को पाकिस्तान को सिलेक्ट किया गया। तो आपको डेट वगैरह पता होनी चाहिए कि 4 जून जो है 2025 को पाकिस्तान को जो है सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास है जी कि जो ट्रम्प प्यूटन साहब हैं उनकी बातचीत हुई है ट्रम्प से। तो जो प्यूटन साहब है उन्होंने क्या बातचीत की है ट्रम्प से, और क्या उनका कहना था, इसको डिस्कस करते हैं। अब बेसिकली ये फोन कॉल है, ठीक है, और फोन कॉल जो है ये 5 जून को हुई है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ईरान जो है उसने ये बात कही है रशिया से कि आप हमारी हेल्प करें बेसिकली।
ठीक है। अब आपको पता है इस टाइम पे ईरान और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है, इसको जरा समझिएगा। ईरान और अमेरिका की डील चल रही है, ठीक है, और फुल टाइम अमेरिका जो है वो इजराइल के हाथों इस टाइम पे शदीद किस्म का मजबूर है कि वो इजराइल को ना भी नहीं कह सकता, लेकिन वो वॉर भी नहीं स्टार्ट करना चाहता, ठीक है। तो इसलिए इजराइल जो है इस टाइम पे उसकी मर्जी चल रही है, तो एक टेंशन है कि इजराइल किसी भी टाइम पे जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। तो कल हमने बात की थी, जो खोमेनी साहब हैं उन्होंने ये बात कही थी कि बेसिकली हम जो है वो किसी भी ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आएंगे, और हम जो है वो अपना जो सिविल पर्पसेस है उसके लिए यूरेनियम की इनरिचमेंट को जारी रखेंगे, ठीक है। तो उसी को लेके ईरान ने फिर एंगेज किया रशिया को कि भाई कोई तो मेरा सपोर्टर बने। तो यहाँ पे फोन कॉल के ऊपर यूएन ईरान न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ के हवाले से बातचीत हुई है, और प्यूटिन साहब ने ये बात कही है कि भाई मैं रेडी हूँ मीडिएट करवाने के लिए, जो भी आपकी ईरान के साथ बातचीत होगी मैं उसके लिए तैयार हूँ, ठीक है। जो आपका स्टैंड ऑफ चल रहा है ईरान के साथ, तो इसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हम बातचीत करेंगे ईरान से, आप जो चाहते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि क्या रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा ईरान को या अपोज करेगा, तो अल्टीमेटली रशिया सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे आपने कुछ चीजें समझनी है बड़ी इंपॉर्टेंट। रशिया जो है वो इस टाइम पे क्लोज पार्टनर है तेहरान का, यानी ईरान का बेसिकली, ठीक है। आपको पता है रशिया ये भी इल्जाम लगता है ईरान के ऊपर कि भाई ईरान जो है वो अपने मिसाइल्स दे रहा है जो कि यूक्रेन वॉर के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये हकीकत है कि वो दे रहा है, क्योंकि एक लंबी पार्टनरशिप हम देखते हैं ईरान के बीच में और रशिया के बीच में। और इससे पहले ये ट्राइका था बेसिकली। ट्राइका क्या था कि एक साइड पे रूस था, ठीक है, इसकी जो है वो साथ में किसके साथ बन रही थी जी, इसकी ईरान के साथ बन रही थी, और साथ में इसकी किसके साथ बन रही थी, शाम के साथ। लेकिन अब शाम बीच में से हो चुका है आउट, क्योंकि वहां पे सुन्नी गवर्नमेंट आ गई है। बशारुल असद साहब इस टाइम पे रशिया में बैठे हुए हैं, तो अल्टीमेटली बशारुल असद भी लॉबिंग कर रहे हैं फुल टाइम पे ईरान के हक में कि भाई ईरान को किसी भी तरह से इसराइल से खतरा नहीं होना चाहिए, और रशिया जो है जब तक बोलेगा तो तब तक ऐसा नहीं होगा। जाहिर बात है रशिया की एक बड़ी सपोर्ट है, तो अब इसलिए अगर रशिया सपोर्ट करता है खुल के ईरान को, तो इतना आसान नहीं होगा अमेरिका का कि वो एक्शन ले ईरान के खिलाफ। ये याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के डायनेमिक्स है, क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पावर है। ईरान अकेला है तो जाहिर बात है पावर बैलेंस नहीं हुई भी, लेकिन अगर रशिया जैसा एक मुल्क खड़ा हो जाता है उसके साथ तो इतना आसान नहीं होगा। तो प्यूटन साहब ने जो है कहा है कि भाई हम जो है वो तेहरान के साथ पहले ही काम कर रहे हैं ईरान के साथ, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व करवाया जाए। तो ट्रंप ने भी कहा कि भाई ठीक है, अगर आप कोई पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहते हैं तो आप प्ले करें, क्योंकि ट्रंप को ये बात पता है कि भाई ईरान और रशिया जो है उसके मामलात अच्छे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया ने ये बात ऑलरेडी कही भी है कि भाई हम ये चाहते हैं कि जो ईरान है वो सिविल पर्पसेस के लिए बेशक यूरेनियम के इनरिचमेंट जारी रखे, यानी रशिया खुद भी घुटने नहीं टेक रहा वेस्ट के आगे, तो अपने एलाइज को भी नहीं टेकने देता। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पे अब ज्योग्राफिकल जो शिफ्ट है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो रशिया और ईरान है इनका हमें फिर से जो है ताना बाना नजर आ रहा है, और इसीलिए रशिया को एंगेज किया गया ईरान की तरफ से कि भाई अमेरिका या इजराइल की तरफ से एकदम से मुंह उठा के हमला न कर दिया जाए, कम से कम हमारे पास कोई सपोर्ट तो मौजूद हो, ठीक है। तो ये कोई सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो रशिया है वो ओपनली सपोर्ट कर चुका है तेहरान का जो राइट है पीसफुली जो है इन चीजों को, यानी कि पीसफुली यूज करने का न्यूक्लियर एनर्जी को, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के अंडर। क्योंकि रशिया ये कह चुका है कि इंटरनेशनल लॉ तो अलाउ करता है कि आप एनर्जी पर्पसेस के लिए, सिविलियन एनर्जी पर्पसेस के लिए इसको यूज करें, ठीक है। तो इसलिए जो है वाशिंगटन अब जीरो एनरिचमेंट के ऊपर जोर दे रहा है, जबकि आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो हमारी सुवरेनिटी के खिलाफ है कि हम यूएस के प्रपोजल्स मान लें, इसलिए हम तो जो है जारी रखेंगे। तो ये एक अच्छे टाइम पे ईरान ने जो है वो एंगेज किया, आप ये कह सकते हैं रूस को। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर रूस की हिमायत रहेगी या रशिया की हिमायत रहेगी तो अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो कोई भी जो है वो स्टेप जल्दी में उठा सके ईरान के खिलाफ, ठीक है। तो इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इससे प्रेशर एटलीस्ट कम जरूर होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम इसी फोन कॉल के अंदर हम ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने क्या कहा है, कि प्यूटन क्या कहता है। ट्रंप कहता है जी, प्यूटन सेज रशिया विल हैव टू, ठीक है जी, हैव टू मतलब मस्ट रिस्पॉन्ड टू यूक्रेनियन अटैक्स। कि भाई जो प्यूटन है वो ये कह रहा है, यानी उसने ट्रंप को फोन कॉल के ऊपर ये बात कही है कि अगर आप ये समझते हो बेसिकली, ठीक है, अगर आप ये समझते हो कि भाई मैं यूक्रेन को छोड़ दूंगा तो ऐसा नहीं होगा। ये जो यूक्रेन ने किया, आपको पता है यूक्रेन ने 1 जून को जो है एक बड़ा अटैक किया, जिसके नतीजे के तौर पे जो है 40 के करीब उनकी बेसिस को नुकसान पहुंचा के 40 जहाजों को उनके इंतहाई एडवांस लेवल को तबाह किया गया। एक बड़ा अटैक था, तो अभी तक उसने इसका जवाब नहीं दिया, तो इसलिए उसने फोन कॉल पे कह दिया, ट्रंप को एतमाद में लिया कि भाई देखो उन्होंने किया, मैं अब जवाब दूंगा। तो ट्रंप तो वैसे ही इस टाइम पे जो है वो कह रहे ठीक है भाई, अच्छा है, सबक सिखाओ इन्हें, मेरी नहीं सुन रहे। तो जो प्यूटन साहब है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को क्या कहा टेलीफोन कन्वर्सेशन के अंदर कि भाई जो यूक्रेन ने रीसेंट यूक्रेनियन ड्रोन अटैक्स थे,
ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ रशिया का, और उसकी जो खास करके नुकसान तो चले वो भर लेगा, लेकिन जो उसकी डिसरिस्पेक्ट थी कि भाई यूक्रेन जैसे मुल्क ने इतने अंदर तक आके अटैक किया, तो उसने कहा कि भाई ये जो उसने काम किया है, अब इसका जो जवाब है वो मैं दूंगा। सीज फायर तो नहीं होने लगी फिलहाल, ठीक है, तो ये जो हैवी एयर एक्सचेंज है, अब इसके बदले में मैं इसको जवाब दूंगा, और एक सख्त किस्म का जवाब होगा। तो जाहिर बात है जो रशिया का रिस्पॉन्स होगा यूक्रेन के लिए वो बहुत ही टफ किस्म का होगा। वो कहीं पे भी टारगेट कर सकता है और किसी भी अंदाज से कर सकता है, और उसका काफी ज्यादा नुकसान जो है वो यूक्रेन को होगा। ठीक है, तो ये भी जो है वो क्लियर कर दिया गया इस फोन कॉल के अंदर। अच्छा, एक और फोन कॉल हुई है जी ट्रंप साहब की आज शी जिनपिंग साहब के साथ, चाइना के सदर के साथ, ठीक है, और इस फोन कॉल में तकरीबन कुछ 1.5 घंटा जो है वो ये जारी रही है, ठीक है जी। तो 1.5 घंटा ये जारी रही कॉल। इसके अंदर ट्रंप साहब ने फिर ट्वीट किया कि भाई मेरी जो है वो शी जिनपिंग से मुलाकात बातचीत हुई है फोन के ऊपर, और बड़ी अच्छी जो है बातचीत हुई, और ट्रेड डील्स के ऊपर हमने बातचीत की है। यानी इनका जो कहना था, जो मेन फोकस था चाइना के साथ बातचीत करने का, वो सारा ट्रेड था, ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन ट्रेड, कि हमने ज्यादा जो बातचीत की है सारी ट्रेड के ऊपर की है, और हमारी 1.5 आवर बातचीत हुई है, और बहुत ही पॉजिटिव कंक्लूजन्स के ऊपर हुई है, ठीक है। और हमने जो रेयर अर्थ मिनरल, क्योंकि चाइना के ऊपर पाबंदी लगी हुई है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स बाहर नहीं भेज सकता, ठीक है, इसको अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है कि चाइना को आपने कोई चीज भी चिप वगैरह नहीं देनी, तो उसने चाइना ने भी अगेंस्ट में अपने रेयर अर्थ मिनरल्स को रोक लिया। तो इस वजह से अब गाड़ियों की प्राइसेस वगैरह भी काफी हाई हो रही है अमेरिका के अंदर, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने बातचीत की है, और शी जिनपिंग से बहुत अच्छे तरीके से बात हुई है, और उन्होंने मुझे और फर्स्ट लेडी को जो है वो इनवाइट किया चाइना के अंदर। तो मैंने भी जो है वो रेसिप्रोकेट किया, कि मैंने भी उन्हें आगे से कहा कि भाई आप भी और अपनी बेगम के साथ आएं, और दो अजीम मुल्कों के लीडर, यानी एक साइड पे अमेरिका, दूसरी साइड पे चाइना, यानी एक साइड पे मैं, दूसरी साइड पे आप, तो दोनों खुद ही मियां मिठू बन रहे हैं। तो कहा कि भाई अजीम लीडर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, टू ग्रेट नेशंस जो है उनकी बातचीत हो रही है, तो इसलिए आप जो है वो आए। तो यानी कि एक किस्म का आइस मेल्ट हो रही है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं टेंशन रिलीज हो रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा टेंशन थी चाइना और अमेरिका के बीच में। जो शंग्रेला जो है वो डायलॉग्स हुए थे, उसमें कुछ बातचीत जो है वो ट्रांसफर हुई, और बहुत सख्त किस्म की हुई। इवन आज ही की जो है वो न्यूज है, हम ये देख रहे हैं कि ईयू को भी चाइना ने जो है वो धमकी लगाई है, क्योंकि ईयू के जो है वो एम्बेसडर जो है उस टाइम पे फिलीपाइन के दौरे पे हैं, और वहां पे साउथ चाइना सी की बातचीत हुई। तो चाइना ने ईयू को बताया कि भाई अपने डोमेन में रहो, ठीक है, मुझ पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, ताइवान मेरा इंटरनल इशू है, आप बीच में ना बोलो। तो मतलब धमकियां तो लगी हुई हैं। इसी तरह से शंग्रीला डायलॉग के अंदर भी जो है वो अमेरिका की तरफ से काफी सख्त स्टैंड रखा गया, तो भी यहाँ पे बातचीत हुई है, तो कुछ आइस ब्रेक हुई है। तो ये ट्रेड के हवाले से काफी गुड न्यूज है इंटरनेशनली। नेक्स्ट बात करते हैं जी कि ट्रंप साहब ने जो है 12 ममालिक के ऊपर पाबंदी लगा दी है बेसिकली, कि भाई 12 ममालिक जो है वो नहीं आ सकते, और ये जो शख्स है इस शख्स की वजह से पाबंदी लगाई है। तो ये जो शख्स है ये बेसिकली कौन है, अगर इसकी बात करें तो ये जो शख्स है जी, ये सुलेमान साहब हैं, मिस्र से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने कोलोराडो के अंदर अभी रिसेंटली एक रैली के ऊपर जो है वो अटैक किया था, ठीक है। और रैली के ऊपर जो अटैक हुआ है, उस अटैक में तकरीबन जो है 8 से 10 लोग जख्मी हुए हैं, कोई मरा नहीं है, लेकिन अटैक काफी सख्त किस्म का था, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका बहुत ही ज्यादा जो है वो आगे जा चुका है, और तबाही के दहाने पे है। एक तो उसने 10 ममालिक को बैन कर दिया, ठीक है। किन किन 10 ममालिक को बैन किया? अफगानिस्तान को, चाड को, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को, इक्वेटोरियल गिनाई को, एरिटेरिया को, हेटी को, ईरान को, खास करके लिबिया को, म्यांमार को, सोमालिया को, सूडान को और यमन को। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास क्या है जी? ईरान है। ईरान की ऑलरेडी जो है वो न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं, तो ऐसे में अगर उसको आप जो है बाउंड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में नहीं आएंगे, या आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम नहीं आने देंगे, तो ये बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट जनरेट करेगा। चलें, बाकी तो उस तरह से नहीं है। यह खास करके अफगानिस्तान के हवाले से बातचीत की जा रही है कि अफगानिस्तान के अंदर भी क्राइसिस हैं, और वहां से जो लिबरल लोग हैं वो भाग के अमेरिका जाना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद के अंदर अप्लाई भी किया हुआ है, तो वो सब भी अब डिसअपॉइंट होंगे कि हमें अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के अंडर ही रहना पड़ेगा, जो लिबरल वहां पे मौजूद हैं। तो ये इन दोनों मुल्कों को काफी ज्यादा झटका लगा है इस डिसीजन से, ठीक है। तो ये बेसिकली मैप के अंदर आप देखें, इन ममालिक को जो है इन्होंने बैन कर दिया। अफगानिस्तान है, ईरान है, ठीक है जी, और यहाँ पे इस साइड पे म्यांमार की कंट्रीज हैं, अफ्रीका के अंदर कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है, और साउथ अमेरिका के अंदर को पार्शियल बैन किया, मुकम्मल बैन नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि भाई जो इजराइल है वो अमेरिका को उसने इतना मजबूर कर दिया कि अमेरिका की इकोनॉमी के साथ वो खेलना शुरू हो गया। अमेरिका की 14.8 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी जो है वो अमेरिका के, या आप ये कह लें कि इजराइल की वजह से वो रिस्क में पड़ चुकी है। कैसे?
क्वेश्चन ये है कि कैन द यूएस अफोर्ड टू लूज 1.1 मिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कि इस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर आपको पता है बैन लग चुका है इस टाइम पे, ठीक है, और 6 महीने के लिए ये बेसिकली अभी लगा स्टार्ट में, अब कितना आगे जाएगा कितना नहीं जाएगा, अभी तो वीजा पॉलिसीज चेंज होंगी। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से जो रेवेन्यू आता है अमेरिका को, वो आता है 43.8 बिलियन डॉलर्स। इतना बड़ा रेवेन्यू जो है ये स्टूडेंट्स लेके आते हैं, ठीक है, और दो ममालिक से सबसे ज्यादा है, इंडिया और चाइना से 6 लाख के करीब तो सिर्फ यहां से आते हैं हर साल, ठीक है। तो अब अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स हैं ये प्रोटेस्ट करते हैं ज्यूज के खिलाफ, ज़ायनिज्म के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, इस वजह से इजराइल को इस बात पे तकलीफ है और उसने अमेरिका को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया कि इसने पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया कि फिलहाल तक, जब तक हम अपनी नई पॉलिसीज नहीं बनाएंगे आपको हम अलाउ नहीं करते। तो एक तो स्टूडेंट्स जो है उनका मुस्तकबिल अब तारीख होता जा रहा है, बहुत ज्यादा हार्वर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेशर है, और ऊपर से जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी को उसका धचका लगेगा। देखिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो कहां से आते हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है वो इंडिया से आ रहे हैं और चाइना से आ रहे हैं, 6 लाख के करीब। उसके बाद पाकिस्तान से भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स जाते हैं, ईरान से भी बहुत अच्छे खासे जा रहे हैं। तो अब ईरान के ऊपर तो ऑलरेडी बैन लग चुका है, अब कैसे जो मैनेज करेंगे। तो इन ममालिक से जो है स्टूडेंट्स अमेरिका में जा रहे थे इतनी बड़ी तादाद के अंदर, तो अगर वो नहीं जाएंगे तो अमेरिका को उसका काफी ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, यूएस वीटोज सिक्योरिटी काउंसिल्स कॉल फॉर गजा सीज फायर, कि अमेरिका ने अपनी हिस्ट्री दोहराई है और वही काम किया जो बार बार करता आया है। पिछले 2 साल के दौरान 10 से ज्यादा बार जो है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन पेश की गई कि भाई गजा के अंदर जो है वो सीज फायर होना चाहिए, लेकिन हर बार अमेरिका ने इसको वीटो किया। 2 बार यूके ने उसे वीटो किया अमेरिका के साथ मिलके, और ज्यादातर अमेरिका ने उसे वीटो किया। अब भी जो है वो रेजोल्यूशन पेश हुई है कल के दिन में, उसको यूएस ने जो है वीटो कर दिया। अब जरा इसको थोड़ा समझिएगा वीटो कैसे होता है ताकि आपको जरा समझ आए। बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके टोटल मेंबर्स हैं 15, ठीक है, जिसमें से 10 जो हैं वो तो हैं नॉन परमानेंट, जिनमें पाकिस्तान भी 2 साल के लिए बना है, 2 साल के लिए बनते हैं। अब मेजोरिटी पे फैसला होता है, यानी कि जिसको भी 8-9 वोट पड़ गए उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये होती है कि जो 5 वीटो कंट्रीज हैं, ठीक है, वो जिन्होंने यूएन बनाई थी, यूनाइटेड नेशन बनाई थी, समझ गए हैं, जिसके अंदर जो है वो यूएस शामिल है, चाइना शामिल है, रशिया शामिल है, ठीक है जी, फ्रांस शामिल है और साथ में यूके शामिल है। इन मुल्कों में से किसी का भी जो है वो वीटो नहीं होना चाहिए। अगर आपको 14 वोट भी मिले हुए, एक ने वीटो कर दिया तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। जैसे इस रेजोल्यूशन को कल वाली को 14 वोट फेवर के अंदर मिले और सिर्फ अमेरिका ने इसको जो है वो वीटो किया, उसके के तौर पर ये पीछे हट गया। तो दूसरी साइड से अमेरिका कह रहा है भाई वॉर बंद करो, तो आप कैसे समझ सकते हैं। अब आप इस वीटो को सामने रखें और फिर उन अरब मुल्कों को सामने रखें जो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका के अंदर करने जा रहे हैं और वो समझते हैं कि ये वॉर इजराइल की अमेरिका की नहीं है, ठीक है। तो इतना बड़ा जुल्म जो है ये कर रहे हैं कि इनके पास जब भी अपॉर्चुनिटी आई इन्होंने एक बार वीटो नहीं होने दिया। तो ये हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हम उन्हीं के ऊपर पैसे निछावर कर रहे हैं। तो ये उन्हीं के बच्चे हैं बेसिकली। तो यूएस वीटोड ब्लॉक सीज फायर अमिड माउंटिंग ग्लोबल कंसर्न्स। इस टाइम पे पूरी दुनिया जब लान तन कर रही है इसराइल को, इवन यहां तक कि नेतन्याहू को उसके अपने मुल्क से बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आज के दिन की न्यूज है कि भाई उसको कहा जा रहा है असेंबली डिसॉल्व कर दो, उसके खिलाफ करप्शन की इंक्वायरीज चल रही हैं, ठीक है, और वहां पे जो है वो रैलीज निकल रही हैं कि भाई किसी तरह से सीज फायर को बंद करो। लेकिन वहां पे हम ये देख रहे हैं कि कोई मुस्लिम मुल्क नहीं बोल रहा और ना ही अमेरिका बोल रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने दोबारा से वीटो कर दिया जो रेजोल्यूशन पेश की गई थी। 14 मुल्कों ने इसे पास किया 15 में से, और एक जो है वो अमेरिका इसके अगेंस्ट में बोला। और अमेरिका ने क्यों रिजेक्ट किया, ठीक है, अब उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ये कहा था इन ममालिक ने कि भाई इस रेजोल्यूशन को पास कर दो, उनको इमदाद मिले, कम से कम सीज फायर हो, ठीक है। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि भाई इससे इजराइल जो है उसकी सिक्योरिटी कमजोर हो जाएगी। यानी वीटो हो गया, बच्चों को उसने कत्ल करना छोड़ दिया, ठीक है, तो उसकी सिक्योरिटी कमजोर हो जाएगी और उसको हक हासिल है, राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, कि इजराइल को हक हासिल है 2 साल के बाद भी, 54,000 लोगों को शहीद करने के बाद भी, 1,25,000 को इंजर्ड करने के बाद, पूरे गजा को मलबा बनाने के बाद भी उसको हक हासिल है कि वो अपना डिफेंस कर सके। तो किस मुंह से ये बात करते हैं दुनिया के अंदर राइट्स की, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की, और ये गजा और इसराइल को क्या फेवर करते हैं। मतलब किस तरह से आप सिर्फ इसको इमेजिन करें। तो कह रहे हैं भाई कि आपने इसराइल और हमास को एक बराबर नहीं बिठाना चाहिए था। इसराइल जो है वो एक स्टेट है, एक रियासत है, ठीक है, एक वजूद है उसका, जबकि हमास तो एक टेररिस्ट ग्रुप है। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं भाई ऐसा गलत है। तो बेसिकली उन्होंने यानी इनकार कर दिया फिर से, और हमारे मुल्क में से कोई नहीं बोलेगा अमेरिका के खिलाफ कि तुमने ऐसा क्यों किया।
नेक्स्ट बात करते हैं जी, लास्ट हमारा क्या है जी, इजराइल आर्म सेल्स ब्रेक रिकॉर्ड फॉर फोर्थ ईयर इन रो रीचिंग 14.8 बिलियन डॉलर्स इन 2024। 2024 का रिकॉर्ड बता रहे हैं कि भाई इनकी जो कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है इनकी राफेल। अच्छा, ये वो राफेल नहीं है जो फ्रांस की है, याद रखिएगा, जो फ्रांस के तैयारे हमने गिराए थे, तो फ्रांस की राफेल अलग है, ठीक है, स्पेलिंग्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, नाम एक ही है। ये राफेल अलग है, क्या पता पीछे से मालिक भी एक ही हो, हमें क्या पता, यहूदी चला रहे हैं सारी कंपनीज। तो बेसिकली ये राफेल जो है, ये IAI आपको याद होगा, ये वही है जिसने हेरॉप ड्रोन्स बनाए थे और पाकिस्तान के अंदर 70 ड्रोन्स जो है मारे गए थे इंतहाई एडवांस लेवल के। तो ये वही कंपनी है, ये सबसे बड़ी कंपनी है उनकी। तो बेसिकली इसराइल की जो आर्म डील है, सेल्स है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस वॉर की वजह से और इन हालात की वजह से। देखिए, जब भी अनार्की होती है ना, अब इंटरनेशनल रिलेशंस में अनार्की किन को फायदा देती है? अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी चाहिए इस न्यूज को पढ़ के, IR के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वो क्या समझनी चाहिए कि अनार्की हमेशा से बड़े प्लेयर्स को फेवर करती है, और अनार्की हमेशा से US जैसे मुल्कों को, इसराइल जैसे मुल्कों को, इंडिया जैसे मुल्कों को, चले इंडिया का भी नाम नहीं आया, लेकिन चाइना जैसे मुल्कों को, इनको फेवर कर रही होती है, जहां पे असले की, या रशिया जैसे मुल्कों को असले के ढेर होते हैं, इनकी इकोनॉमीज असले के ऊपर खड़ी होती हैं। अब जैसे यूके भी इस रीड के अंदर शामिल हो चुका और वो कह रहे हैं कि भाई हम भी जो है वो असला बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि US की इकोनॉमी तो खड़ी है असले के ऊपर, और यहूदी सारे के सारे जो है वो आज इस दुनिया की इतनी बड़ी पावर बने हुए हैं सिर्फ इस असले को बेच के, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हो, या अब दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को असला बेचे जा रहे हैं, और वो असला ही नहीं कंपनी से आ रहे, बेसिकली पीछे यहूदी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब भी अनार्की होगी, अनसर्टेनिटी पैदा होगी, खौफ होगा, और खौफ में आप अपने आप को इक्विप्ड करेंगे, वेपन्स रखेंगे अपने पास। तो हर मुल्क इसी तरह से वेपन रख रहा है कि भाई जंग का कोई पता नहीं है, तो इससे इनको फायदा होता जा रहा है। तो अब सोचें, अगर इनको फायदा हो रहा है, सिर्फ इसराइल को इतना फायदा हो रहा है, तो क्या जो मोसाद है, जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, क्या वो ये चाहेगी कि दुनिया में जंगें खत्म हो जाएं? क्या वो चाहेगी कि मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर्स खत्म हो जाएं? वो तो चाहेंगे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो, आगे से फोर्थ भी हो, फिफ्थ भी हो, इनका असला बिकता रहे, दुनिया जो है वो तबाह होती रहे, उनका जो है पैसा आता रहे। तो इस इसराइल के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑल टाइम हाई हैं जी, 2024 के अंदर 14.8 बिलियन डॉलर्स के साथ टॉप पे रही है। पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है, ये कहा जा रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि भाई जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी नाकाम हो गया। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया, खास करके यूरोपियन कंट्रीज ने बड़ी सख्ती से यूरोप के मुल्कों को कहा हुआ था कि आपने इसराइल से असला नहीं खरीदना, क्योंकि वो गजा के अंदर वॉर कर रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा। लेकिन किसी मुल्क ने नहीं सुना, फिर उन्होंने देखा। तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो काफी ज्यादा खिलाफ हैं इस आर्म डील के, उन्होंने कोशिश भी की कैंसिल करने की, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल कल के दिन में स्पेन ने जो है वो अपनी एक डील जो की हुई थी 285 मिलियन पौंड्स की, यूरोस की, वो कैंसिल कर दी है। 285 मिलियन यूरोस की डील जो है स्पेन ने कैंसिल कर दी, और स्पेन खुल के जो है वो इसराइल के खिलाफ बोलना शुरू हो गया। वो कि इसराइल ये कह रहा है कि भाई मैं इसके ऊपर अब केस करूंगा कि इसने क्यों जो है वो ये डील कैंसिल की, मैंने तो तैयार की हुई थी उसके लिए असला वगैरह। तो बेसिकली इसके अंदर जो है ये आर्म डील जो है वो तेजी से बढ़ रही है, और हम ये देख रहे हैं कि इसराइल जो है वो उसकी जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं उसको सबसे ज्यादा बाई किया जा रहा है। खास करके उसकी जो साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं दुनिया में नंबर 1 पे मानी जाती हैं, और इसको जो है परचेज किया जा रहा है। और एयर डिफेंस सिस्टम दूसरे नंबर पे, जिसमें हेरॉप ड्रोन पाकिस्तान में गिरे हैं, तो पाकिस्तान में एग्जाम्पल है, और कुछ लोग तो जो उठा के भाग गए थे वो भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट्स जो है वो बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर लगाई गई हैं, और ये वो हेरॉप ड्रोन है जो पाकिस्तान के अंदर आए थे, और ये भी यही IAI कंपनी ही बना रही है और पूरी दुनिया को बना के दे रही है। और वाह तो वैसे ही हो रही है इनकी कि भाई कितने जबरदस्त, और ये और वो इस तरह के। तो वॉर एक्सपीरियंस जो है वो बेसिकली डिमांड को बढ़ा रहा है, जितनी भी वॉर हो रही है, इनकी अपनी जो वॉर हो रही है वो भी बढ़ा रहा है, और दुनिया के अंदर जो जंगे हैं वो भी बढ़ा रहा है, ठीक है। तो हमास के साथ जो 7 अक्टूबर को इनकी वॉर स्टार्ट हुई, उसकी वजह से इसराइल की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको इमरजेंसी मोड के ऊपर जाना पड़ा। एक तो अपने लिए यानी इसराइल के लिए उन्हें असला तैयार करना था, और दूसरा जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए थे उसको भी पूरा करना था बाहर की दुनिया से। तो उनके तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए बहुत प्रेशर आया, इसका मतलब ये है कि उनके पास बहुत नोट आए, बहुत ज्यादा जो है उन्होंने कमाई की इससे, कि अपनी भी फौज को दिया खुला, ठीक है, और साथ में बाहर वालों को भी, तो फ्री में तो कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो उन्होंने अराउंड द क्लॉक जो है सप्लाई स्टार्ट की, और इसराइल की जो मिलिट्री है उसके फॉरेन बायर्स बहुत ज्यादा जो है बढ़ गए मिलिट्री इक्विपमेंट्स के, ठीक है। तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है, यानी जो लाइव ये वॉर कर रहे थे, उससे भी बहुत सारे लोग इंप्रेस हुए कि इनके पास ऐसी ऐसी चीजें, उन्होंने लाइव डेमो भी दिए कि देखो भाई अब ये बम हम यहाँ मारने लगे हैं, इसका असर देखना चाहते हो, देखना, मारा 200 बच्चे मर गए, देखा कैसे गिरे, अब ये तुम लो। तो इस तरह के डेमो इन्हें दिए जा रहे हैं, और इसराइल मेड सिस्टम जो है उसको काफी ज्यादा जो है, जिसमें हम देख रहे हैं
मिसाइल्स बेचे गए, ड्रोन्स बेचे गए, ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजीज बेची गई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स जो है बेचे गए हैं जिसके अंदर, और इसके अंदर जो है वो ऑपरेशनल अचीवमेंट जो है वो माना जाता है कि भाई बड़ी जबरदस्त किस्म की हुई हमारी, तो इसलिए जो है हमारी सेल्स जो है बहुत ज्यादा बड़ी है। और इसे खरीदने वाले कौन थे बेसिकली, अगर हम उनकी बात करें, ठीक है, तो उसमें से हम ये देखते हैं जी कि भाई लार्जेस्ट जो है वो बायर इसमें से यूरोप के कंट्रीज रही हैं। यानी वही यूरोप जो बेसिकली ये कह रहे हैं एक साइड से कि वॉर खत्म कर दो गजा के अंदर, उसकी मुनाफकत देखें कि दूसरी साइड से अपने ही डिफेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो यहाँ से खरीद रहे हैं। तो 54% ये जो एक्सपोर्ट्स हैं ये यूरोप के अंदर हुई हैं, यूरोपियन कंट्रीज को हुई हैं। सबसे पहले आप ये देख लें, तो इससे आपको अंदाजा होगा कि कितने सच्चे हैं ये अपनी बातों के अंदर। दूसरा हम ये देख रहे हैं 35% पिछले साल था, तो इस साल 54 बढ़ा, इसका मतलब 23 से बढ़ रहा है, तो अगले साल शायद ये 54 से भी ऊपर चला जाए, 70 पे चला जाए, ये इतना ज्यादा। उसके बाद एशियन पैसिफिक रीजन के अंदर जो है वो 23% जो है परचेजेस हुई है, ठीक है, और खास करके जो इब्राहिम एकॉर्ड के कंपनीज हैं यानी मुसलमान मुल्क, उन्होंने भी यहाँ से खरीदा, जिसमें यूएई टॉप पे है, बहरीन है टॉप पे, मोरक्को है। इन मुल्कों ने जो इब्राहिम एकॉर्ड के हैं जिसमें यूएई नंबर 1 पे है, इसने भी इसराइल का असला जो है वो खरीदा है कि भाई उनको मार रहे हो तो यहाँ से ये भी खरीद रहे हैं। इसके अलावा 12% जो है अगर हम ये देख रहे हैं तो इसमें भी इजाफा हुआ कलेक्टिवली अगर हम देखें, और जो मिनिमम भी डील हुई है वो 100 मिलियन की हुई है, इससे कम की कोई डील नहीं हुई। तो अंदाजा कर लें किस लेवल के ऊपर ये डील्स हो रही हैं इनकी असले की, और किस तरह से जो है वो इनकी वाह लगी हुई है। तो ग्लोबल डिमांड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है इसराइल के असले की, ठीक है, और दुनिया देख रही है कि भी किस तरह से खरीदा जा रहा है। उसका जो रीजन है वो बताया जा रहा है, जो वॉर्स है दुनिया के अंदर वो हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।